नमस्कार साथियों, मैं पुलकित एग्जाम आइडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग अपने सीडीपी की सीरीज़ में आगे की तरफ चल रहे थे और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। आपको पता होगा ये प्राइमरी का 2021 का पेपर सॉल्व हो रहा है और इसके बाद कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आएंगे। हमने बोला था कि हमारा जितना भी सीरीज़ है, क्वेश्चंस की सीरीज़ है और जितना भी हमारे पास कंसेप्ट है वो कंसेप्ट सारे सब कुछ वीडियोस फ्री है और बाकी ऑनलाइन का चार्ज सिर्फ 499 है। वो भी जो सारे नोट्स पीडीएफ के हैं वो उस तरह से लेना चाह रहा है, पूरे प्रैक्टिस सेट लाइव लेना चाह रहा है, वो उनके लिए है। तो नहीं तो आप सारे क्वेश्चन की सीरीज ले ही रहे हो। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, हर वीडियो में हमारे कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं और अगर आप क्वेश्चन की सिर्फ 10-12 सीरीज ही टोटल ईयर का अगर आप लेते हो तो आपके क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएंगे, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। और इससे ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम पूरे कंसेप्चुअल देखेंगे, पूरा थ्योरेटिकल देखेंगे। इसके बाद थ्योरेटिकल स्टार्ट होगा। देखते हैं सामने क्वेश्चन से हमारे पास माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछ रहा है। आप देखिए सामने, द लास्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग, कि माइक्रो टीचिंग का लास्ट स्टेप कौन सा होता है। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। यह माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण क्या है। आप सब लोगों ने बीएड या बीटीसी किया होगा, जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे होंगे। तो आपके पास सबसे पहला यही होता है जब आपने माइक्रो टीचिंग की होगी। सबने माइक्रो टीचिंग होती क्या है कि एक सेट ड्यूरेशन में एक टॉपिक को क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमें जरा चेक करने हैं। एक सेट ड्यूरेशन में एक टॉपिक को हम क्रमबद्ध तरीके से जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो कहलाती है माइक्रो टीचिंग कहलाती है। माइक्रो टीचिंग के अलग अलग टाइमिंग होते हैं। जनरली 36 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। अगर हमारे पास एग्जाम में आएगा कितना टाइमिंग है तो आप फैक्ट सुनेंगे इसके साथ और फैक्ट को लिखते जाएंगे। तो माइक्रो टीचिंग 36 मिनट की बेसिकली होती है। माइक्रो टीचिंग के 6 स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को समझना जरूरी है और देखना जरूरी है क्योंकि उन स्टेप्स से ही आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सामने देखेंगे स्टेप्स दिख रहे होंगे और लिखना है आपको स्टेप्स को। ये स्टेप्स जो आपको दिख रहे हैं सामने कितने मिनट के होते हैं वो मैं ये भी बता देता हूं आपको। ये टोटल जो है वो आपके पास है 36 मिनट का। ये होता है पहला स्टेप। कौन सा आपका, आपने लेसन प्लान किया। लेसन प्लान करने के बाद आपने चेक किया लेसन प्लान आप कर रहे हो तो फिर माइक्रो टीचिंग करिए आपने, जो भी आपके पास सेटअप है। फिर आपने क्या लिया, फीडबैक लिया। 6 मिनट 6 मिनट और 12 मिनट 6 मिनट 6 मिनट 36 मिनट हो गए। तो पहला स्टेप क्या आपके पास, आपने देखा कि माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण किया आपने। फिर उसके बाद में आपने आलोचना करी, फीडबैक लिया कि भैया कैसा पढ़ाया मैंने। और दूसरा है फिर आपने पुनः पाठ योजना बनाई और फिर आपने री टीचिंग करी। और लास्ट का स्टेप कौन सा तुम्हारा, री फीडबैक। फिर से आपने री फीडबैक लिया। ये 6 स्टेप होते हैं माइक्रो टीचिंग के। तो ये जो 6 स्टेप हमने लिए माइक्रो टीचिंग के, इन्हीं स्टेप का सबसे लास्ट का स्टेप पूछा है। अब कभी कभी एग्जाम में फर्स्ट स्टेप पूछेगा, सेकंड पूछेगा, थर्ड पूछेगा, फोर्थ पूछेगा, फिफ्थ पूछेगा। एक तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनता है टाइम का, टाइम मैंने बता दिया। फिर पूछेगा कौन सा कितने कितने मिनट का, ये पूछ सकता, मैंने लिखवा दिया। फिर आपसे पूछेगा कौन सा स्टेप थर्डवा कौन सा है, फोर्थवा कौन सा है, लास्ट कौन सा है, ऐसा पूछेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था लास्ट स्टेप कौन सा है, री फीडबैक। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और अपने क्वेश्चंस की तरफ पीछे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये पूछा गया था इसके अंदर कि लास्ट स्टेप कौन सा है, आपको दिख रहा होगा। तो लास्ट स्टेप कौन सा आपका, री फीडबैक, यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये इसका लास्ट स्टेप है। एक चीज और ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि ये बच्चों को शिक्षण सुधारने की टेक्निक है या टीचर के शिक्षण को बेहतर बनाने की टेक्निक है। तो याद रखना, ये बच्चों को शिक्षण सुधारने की टेक्निक नहीं है। ये जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनके शिक्षण कार्य में सटीकता आए, वेल प्लानिंग आए, वेल प्लान्ड हो और वो प्लानिंग जो है वो पूरी तरीके से डिलीवर कर सके अपने बच्चों को। जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो एग्जैक्टली सेट ऑफ ड्यूरेशन में बता सके, ताकि आने वाले जो टीचर जब आप बनोगे, आप यूपी टेट या सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद, तो आप जितने भी स्टेट के एग्जाम से, जो भी जिस स्टेट से आप देख रहे हो, स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को कितने समय में कितना डिलीवर करना है। तो ये टीचर के सुधारने का मेथड है शिक्षण कार्य को। तो आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने इस पे डिस्कस कर दिए जो इसके आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है
स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या है? इसको हम लोग SR थ्योरी या सिद्धांत भी कहते हैं। S फॉर स्टिमुलस, R फॉर रिस्पॉन्स, S फॉर स्टिमुलस एंड R फॉर रिस्पॉन्स। अब ये स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है? आप देखो जरा, आप सोचो कि आपके हाथ में एक सुई ली जाए और वो सुई जो है चुभा दी जाए तो क्या होगा? तुरंत आपका हाथ हटेगा। तो जो सुई चुभना, वो क्या हुआ? स्टिमुलस हुआ। जो सुई ने चुभाया आपको, सुई ने, तो सुई क्या हुआ आपका? वो हुई स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ? वो उद्दीपक हुआ। और उसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया? आपने तुरंत उतना हाथ उठा लिया, तो क्या हुआ? आपके पास अनुक्रिया हुई, रिस्पॉन्स हुआ। अब ये किसने दिया था और क्या है ये सिद्धांत? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बात करते हैं कि बार बार आता रहता है। मैंने इसको पढ़ाया भी था, शायद ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आ चुका है एक बार। हम लोग देखते हैं सिद्धांत क्या था। सिद्धांत नहीं आया था पूरा। ये है आपके पास उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि दिया था, आप देख सकते हो, थॉर्नडाइक ने। अब थॉर्नडाइक ने साहब क्या किया इस सिद्धांत के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए उसने एक स्पेशल टाइप का पिंजरा लिया। आप देख पा रहे होंगे, आप इसके अंदर देख रहे होंगे, एक पिंजरा लिया हुआ और एक बिल्ली को बंद कर दिया। अब इसने क्या किया कि इसने एक यहां पे एक बटन लगाया जिसके थ्रू ये बीच में जो सेपरेशन है खुल जाता था, और इसके साइड में दूसरा तरफ उसने क्या रख दिया? खाना रख दिया। अब बिल्ली को साहब उन्होंने भूखा रखा, यानी कि खाना जो है वो साइड में रख दिया। खाना बिल्ली को दिखता था। उसने ऐसा बॉक्स बनाया था, इसको बोलते हैं पजल बॉक्स, नाम दिया था उसने, पजल बॉक्स नाम दिया था कि भाई प्रॉब्लम को सोल्व करो, जिसको हम लोग सोल्व करना बोलते हैं, और सोल्व करके आप ये खाना खा लो। आप ऐसे देखते भी होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आते रहता है। तो उसने क्या किया कि साहब बिल्ली को छोड़ दिया, उसको खाना दिखता था। अब बिल्ली भूखी थी, तो बिल्ली जो है वो खाने को देखती थी, और उसके दिमाग में जो है वो इस खाना क्या था, उसके लिए क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया, यानी कि उद्दीपक हुआ। अब वो चाहती तो थी कि खाना खा ले, लेकिन जब वो जाए तो उसमें सेपरेशन था, यानी कि बीच में एक गेट था, तो वो उसको गेट को क्रॉस करके नहीं जा पा रही थी। तो अब उसने देखा, इधर उधर हाथ पैर मारे, इधर उधर टच वच किया, उसने देखा एक लीवर था, और जैसे उसका हाथ लीवर पे लगा, वो बीच वाला जो बॉक्स था वो खुल गया, और बिल्ली जो है वहां पर पहुंच गई। बिल्ली साहब जब वहां पर पहुंच गई तो उसे खाना मिल गया। फिर बिल्ली दोबारा वहां डाल दी गई, फिर दोबारा अगले दिन भी ये काम किया गया। अब बिल्ली को देखा गया कि जितना टाइम लगा था पहले दिन, उतना दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे दिन नहीं लगा, चौथे दिन ऐसे टाइमिंग कम होता गया। यानी कि बिल्ली जो है वो उद्दीपक से साथ क्या हो रही है? सीख रही है। तो उसने सीखने का एक नियम बनाया। उसने कहा भैया ये जो है ये अपने नियम है। ये उसने बहुत सारे सिद्धांत दिए, अभी हम देखेंगे। उसके 3 मुख्य नियम है और 5 जो है वो गौण नियम है। तो उसने इस बात पे कहा कि जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चा है, जो भी पुरुष है, जो भी महिला है, सारे जो लोग हैं वो स्टिमुलस के थ्रू सीखते हैं। स्टिमुलस जब उनको मिलता है तो उसके एवरेज में वो रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स करके वो उसको सीखते हैं। और फिर अगर रिस्पॉन्स सुविधा आपको संतोषजनक है, यानी कि आपके लिए सुखदायक है, तो वो रिस्पॉन्स आगे बढ़ता जाता है और उसके अंदर प्रभावी ढंग से जो है सुधार आता रहता है। लेकिन अगर वो दुखदायक है, अच्छा नहीं है, आपके लिए संतोषजनक नहीं है, वो पीड़ादायक है, आपको पेन पहुंचा रहा है, तो वो जो प्रक्रिया है आप नहीं करोगे, वो रिस्पॉन्स नहीं करोगे। जैसे कि सुई का चुभना, तो आपको पता चला कि यार ये पिंजरे में अगर करंट लगा दिया जाए तो आप उस पिंजरे को टच नहीं करोगे क्योंकि वो करंट लग रहा होगा। तो वो जो याद है, वो जो आपका स्टिमुलस मिल रहा है, जो अनुक्रिया हो रही है, वो अनुक्रिया जो है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि वो जो आपका रिस्पॉन्स है वो कैसा हो रहा है? आपका दुख वाला हो रहा है, पेन वाला हो रहा है। तो ऐसे इसने सिद्धांत दिए और उसने दिए कुछ नियम। उस नियम को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। मुख्य नियम 3 थे। एक था तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मेरे साथ साथ आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके पास 3 मुख्य नियम थे, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। और इसके गौण नियम थे, जो आपके पास गौण नियम दिख रहे हैं। क्या था? बहु प्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और सहचर्या परिवर्तन का नियम। आई होप आपको याद हो गया होगा। और आपके पास आंसर भी आ गया। कौन है इसका आंसर? थॉर्नडाइक। ये किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन क्या होता है? इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे ये, जेपी करके नाम था इनका, गिलफोर्ड। और 1956 इन्होंने 1956 में थिंकिंग की 2 परिभाषाएं दी कि आप किस तरह से सोच सकते हो, किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के 6 प्रकार होते हैं। रचनात्मक हो गया, आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो पहले हम लोग गिलफोर्ड के बारे में बात करें। गिलफोर्ड ने 2 दिया।
एक दिया अपसारी, जो लिखा हुआ है हमारे पास अपसारी, एक है अभिसारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अगर हम लोग बात करें, एक है आपके पास, आपने पढ़ा, अंतर समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंट एंड वर्सेट्स कन्वर्जेंट। अभी डाइवर्जेंट क्या, कन्वर्जेंट क्या, पहले एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझते हैं बढ़िया से। आप देखिए डाइवर्जेंट क्या है। सपोज मैंने इस पॉइंट से ये बोला कि आपको थॉट सोचनी है, आपके बहुत सारे आइडियाज हैं, तो जैसे कि आप देखो इस एरो को, ये क्या जा रहा है बाहर की तरफ, इस तरह से फैल रहा है, यानी कि फैलाव है इसका। कन्वर्जेंट का मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लूं तो कन्वर्जेंट को जरा आप चेक करो, यही सर्किल है और इस सर्किल में सब आके एक ही जगह मैच होती है, यानी कि जो थिंकिंग है, यानी कि जो सोच है, जो थॉट है, यहां बहुत सारी फैल रही है, अलग अलग थॉट्स हैं, यहां पर सारी सोच एक ही जगह आके मिल जाती है। अब इसका क्या मतलब है, तो गिलफोर्ड ये मानते थे कि शिक्षण कार्य में जब पढ़ाते हैं, स्टडी में, दो चीज़ों का सोचना, बच्चे को के थॉट पर वर्क करना बड़ा जरूरी है। एक है डाइवर्जेंट और एक है कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट ऐसा क्वेश्चंस जिसका एक ही आंसर हो, कि हर बच्चे को मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर दूं, ऐसा सवाल पूछूं कि वो एक ही तरीके के सॉल्यूशन दे, एक ही प्रकार का सॉल्यूशन हो, तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा कन्वर्जेंट, यानी कि थॉट कैसे होगी आपकी कन्वर्जेंट होगी, एक ही पॉइंट पे आके स्टक हो गई, सबका सॉल्यूशन एक ही है। डाइवर्जेंट, अगर मैं कोई ऐसा सवाल पूछूं कि सब अलग अलग तरीके से सोचने लग जाएं, तो अलग अलग तरीके से सोचने लग जाए, यानी कि उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, एक आंसर नहीं होगा, तो ऐसा आंसर कहलाएगा डाइवर्जेंट। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा आपको। जैसे कि मैंने शिक्षण में, मैं किसी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने बच्चों से पूछा, पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैंने बच्चे से पूछा कि सपोज बच्चों अगर आपके पास पंख होते, आपके पास चिड़िया की तरह जो पक्षी उड़ते हैं आकाश में, उनकी तरह पंख होते, तो आप क्या करते, सबसे पहला काम क्या होता, आप किस तरह से सोचते, क्या होगा, क्या करना चाहते हो आप। तो हर बच्चे का जो माइंड है, जो थॉट है, वो अलग अलग से सोचेगा। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि अगर मेरे पंख होते तो हमें ऊपर उड़ता और ऊपर उड़ के मैं कहीं घूमने जाता। दूसरा बच्चा सोचेगा कि उड़ता तो मैं स्कूल जल्दी आ जाता, घर जल्दी पहुंच जाता। कोई बच्चा सोचेगा कि मम्मी मुझे पढ़ाने छत पर बैठाती और मेरे पास पंख होते तो मैं उड़ के फटाफट से खेलने चला जाता, और फिर जब मम्मी बुलाती तो तुरंत उड़ के मैं वापस आ जाता। तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से सोच रहा है। तो ये थॉट कैसी है, ये थॉट है डाइवर्जेंट। मैं लेके कहां आना चाहता हूं, मैंने पंख वाली बात क्यों की, अब मैं बात करता हूं कन्वर्जेंट पे। अब मैंने इस सवाल को पलट दिया, मैंने पूछा कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सवाल मैंने क्यों करा उनके दिमाग में, मैंने क्यों बोला कि बच्चे के पास पंख होने चाहिए, कि अगर हम भी ऐसी कोई टेक्निक बना सकें, क्या ऐसी कोई टेक्निक आपने देखी है कि हमारे पास पंख जैसा, जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे हम उड़ सके, क्या ऐसी कोई टेक्निक में या ऐसी कोई आविष्कार में या ऐसी कोई मशीन में आप बैठे हो कभी, कि जिसमें आप बैठने की इच्छा रखते हो, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए और आकाश में उड़ा के ले जाए। तो सबका जवाब क्या होगा, हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन्स, ये जवाब होगा कि हाँ ऐसी टेक्निक जो होती है वो कैसी है, प्लेन है। तो सबका जवाब एक ही आ गया, तो सबका जवाब एक ही आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका कन्वर्जेंट थॉट हो गई। और ये कैसी थॉट हो गई, मैंने आपको सोचने के लिए मजबूर किया, ये कैसी होगी, डाइवर्जेंट। तो गिलफोर्ड का मानना था कि दोनों सोच अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि इसका जवाब अलग अलग हो सकते हैं, फैलाव हो सकता है। और कन्वर्जेंट का मतलब है इसकी थॉट जो एक ही आके मिलेगी, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा हर सवाल का। तो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, तो हम लोग इसका ढूंढते हैं। अब आपको पता चल गया होगा, डाइवर्जेंट को यह भी याद रखना, अपसारी बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी चिंतन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में दोनों समझाया मैंने। तो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट के बारे में पूछा है, तो ये कैसे ओपन माइंड वाला है, एक एंड वाला क्वेश्चन नहीं है, वन सॉल्यूशन वाला नहीं है। तो क्या होगा, विचारों का प्रवाह, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, बहुत सारे विचार आएंगे, आने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें कि हु इज द प्रोफाउंडर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ये क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है।
पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके जनक कौन है, फिर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग, जैसे आपको दिख रहा है ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग में, स्टॉर्मिंग मतलब तूफान, तूफान आ जाना, तो विचारों का तूफान आ जाना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है वो दिया था आपका ऑसबॉर्न ने। तो ऑसबॉर्न का मानना यह था कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम दो और प्रॉब्लम देने पर जब वो सोल्व करे उससे पहले वो अपने जितने भी विचार आए ना उसके दिमाग में तूफान आ जाना चाहिए, उसके माइंड में बहुत सारे विचार आने चाहिए और उन विचारों को क्रमबद्ध तरीके से वो लिखे कि हाँ इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, क्रमबद्ध तरीके से लिखे, फिर उन पर अप्लाई करें, तो उनमें से जो मेथड है वो प्रॉब्लम को सोल्व करने में कामयाब होगा। अब ये कई बार पूछी जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या है और ये किसने दिया था, ये तो मैंने बता दिया आपको। थोड़ा सा पॉइंट और देखते हैं इसके बारे में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आ चुकी है। देखो मस्तिष्क उद्दीलन विधि में बालक सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा जो बच्चा है कि मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है, यानी कि विचारों का तूफान आता है, बहुत सारे विचार आता है, एवं इस उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है, यानी कि कोई नया चीजें जो है जो दिमाग में जो आपको भी नहीं पता है वो ऐसी चीजें ढूंढ के लेके आएगा, बच्चे को ढूंढने के लिए प्रेरित करती हैं। इस विधि में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। समस्या जो उसके पास की गई है उसका समाधान करने के लिए भाई स्टॉर्मिंग लेके आओ, मेथड आप अप्लाई करो जिससे कि बहुत सारे विचार बनेंगे और कोई ना कोई जो विचार है वो सटीक बैठेगा और समस्या का समाधान होगा। इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। जो नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, यहाँ पे हिंदी में समझा दिया क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ये चाइल्ड साइकोलॉजी को हिंदी में पढ़ते हैं और जो नोट्स हैं पेड वाले वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वाला पूछ रहा है क्वेश्चंस कि दी फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज, ये शायद हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है, हमारे पास क्वेश्चंस ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आने वाला क्वेश्चन है। हु इज द एसोसिएटेड विद द थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं TAT। ये एक टेस्ट होता है और ये किसने दिया था, देखो सबसे पहले मुर्रे नाम का जो ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक उससे पहले एक रूल दिया था, व्यक्तित्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व सिद्धांत दिया था इन्होंने। इस सिद्धांत से प्रेरित होके इन्होंने 1930 में हॉगवर्ल्ड यूनिवर्सिटी में CD मॉर्गन के साथ कोलैब करके दोनों ने आपस में मिलके, बेसिकली इस पर डिपेंड था, एक परीक्षण उन्होंने बनाया, एक टेस्ट बनाया जो बेसिकली एक प्रोजेक्टिव और एक जैसे प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक थी। अब ये प्रोजेक्टिव टेक्निक थी क्या, टेस्ट है क्या और किस कारण से है। इस टेस्ट में बेसिकली एक कार्ड होते हैं, जैसे कि आपने ताश के कार्ड देखे होंगे, ऐसे कार्ड होते हैं, उनके ऊपर डायग्राम्स होते हैं, उनके ऊपर चित्र होते हैं, उनके ऊपर इमेजेस होती हैं। कितने होते हैं वो 31 इमेज होते हैं, बस ये जानना है आपको, थोड़ा सा टोटल होते हैं 31। अब ये 31 जो कार्ड हैं इसमें इसके 3 पार्ट इसने करें। 10 कार्ड जो हैं वो जो 10 कार्ड हैं वो है मैन के लिए यानी कि पुरुषों के लिए, और जो 10 कार्ड हैं वो है फीमेल के लिए यानी कि महिलाओं के लिए, और 10 जो कार्ड हैं वो है आपके पास मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। और एक जो कार्ड है वो जो है वो एक स्पेसिफिक कार्ड बनाया गया था, एक अलग से स्पेसिफिक कार्ड बाद में डिस्कस करने के लिए। बेसिकली जो लास्ट के कार्ड हैं 10 का, इन्हीं का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये इसमें धुंधली तस्वीरें होती हैं, पूरी इमेज जो है वो क्लियर नहीं होती, धुंधली होती है इमेजेस। ये धुंधली जो इमेजेस हैं इन इमेजेस को दिखाया जाता है और उसको इसके बारे में सोचने के लिए कहा जाता है, और वो अपने बारे में सोचता है, वो थोड़ी इमेजेस धुंधली होती है, वो ये निकालना चाहते हैं, मुर्रे और ये जो मॉर्गन थे दोनों ये निकलवाना चाहते थे कि व्यक्ति के अंदर की जो भावना है वो बाहर निकले, उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो चरित्र है अंदर से वो बाहर निकल के आए, पता चले इस टेस्ट के थ्रू। तो वो
जो धुंधली इमेजेस हैं उसके बारे में अपने विचार रखता था, अपनी इमेजिनेशन से वो सोचता था। उससे कहा जाता था कि ये कार्ड देखो, ये इमेज देखो, इसके बारे में कहानी बताओ कि आप क्या सोच पा रहे हो। तो वो अपने अंदर के जो भी विचार थे उसके विचार बताता था। इसके बेस पर वो ये तय करते थे कि इसका व्यक्तित्व जो है, इसके अंदर के जो विचार हैं वो किस तरीके के होंगे। तो ये टेस्ट जो है वो दोनों ने दिया था, CD मॉर्गन ने भी दिया था, H.A. मोरे ने। कई बार पूछा गया है कि किसने कार्ड थे और क्या इमेजेस है, मैंने आपको सारी चीजें इसके ऊपर बता दी है। ये भी पूछा गया था इसके बारे में, ये वाला आप याद रखना, इसको बेसिकली व्यक्तित्व का सिद्धांत ये पहले से दे चुके थे जो इसी पर आधारित है। तो कई बार पूछा गया किस पर आधारित है, ये व्यक्तित्व का सिद्धांत पर आधारित था, याद रखना इसको। तो ये किसने दिया था, बोथ ने दिया था। तो इसलिए इसका आंसर क्या होंगे, ए और बी दोनों ही होंगे। तो आंसर इज सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इज नोन एज। आप जानते भी होंगे क्रिएटिव थिंकिंग, जितना क्रिएटिव है हम लोग उतना क्रिएटिव बनना। आपने देखा भी होगा, आप में से बहुत लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, ड्राइंग उसकी अच्छी होगी जिसका इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। किसी की पेंटिंग, जो आप दीवार पे पेंटिंग बनाते हो, उसकी बहुत अच्छे पेंटिंग बनाएगा, बिल्कुल रियल पेंटिंग लगेगी। क्रिएटिविटी, ये क्या है, क्रिएटिविटी है। तो सबसे पहले क्रिएटिविटी आप सोचो जरा, कोई भी एक पेंटर है जो आर्ट कर रहा है, आपके स्कूल में भी ऐसे कुछ बच्चे जरूर होंगे, या आपके जो जहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे उनके आपके फ्रेंड कुछ ऐसे जरूर होंगे, जो आप ड्राइंग कर रहे हो और वो जो साथ वाले कर रहे होंगे उसकी थिंकिंग ऐसी होगी, अलग ही होगी। अगर आपने बोला कि सिंपल एक बर्ड का डायग्राम बनाओ, तो बर्ड के डायग्राम के साथ बहुत सारे तुम्हारे पेड़, बहुत सारे आपके जितने भी चट्टान, पर्वत, सारे सूरज, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक बना देगा। तो वो चीज़ें क्या है, उसकी इमेजिनेशन। जब एक कोई चित्रकार, एक पेंटर ऐसे पेंटिंग बनाता है, बड़ी क्रिएटिव पेंटिंग बनाता है, तो पहले सोचता है, मतलब सोचता है उसके बारे में कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बारीकियां हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो अपना क्या कर रहा है, उसके लिए प्लान कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो ये जो थॉट्स हैं, ये 4 मेथड्स हैं जो इसके बारे में क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक मेथड ये है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है। तो पहला आंसर मैंने बता दिया, इसका क्या है, प्रिपरेशन है। लेकिन आप जरा चेक कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ ये क्लास लेनी है, आप नहीं भी देख रहे हो तो आप सुनते हुए वॉइस को रख लो, मैं सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। आप अगर मेरे साथ साथ आप याद करते रहोगे, तो मेरे साथ साथ सुनते भी रहोगे, तो भी आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। हम जाने इसलिए जाते हैं कि आपको याद करवा देंगे सारी चीज़ें। तो क्या है, पहली देखो, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपको दिख रहा होगा, पहला है प्रीपरेशन, दूसरा आपको दिख रहा होगा इसके अंदर एल्यूमिनेशन स्टेज, जो क्रिएटिव प्रोसेस की है। फिर नेक्स्ट है इंक्यूबेशन और नेक्स्ट है वेरिफिकेशन। हिंदी में भी चेक कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट है इसलिए और बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, ये दिया था सिद्धांत ग्रामवेल ने 1926 ने रचनात्मक विचार प्रक्रिया को 4 चरणों में रेखांकित किया, जो मैंने बताया। पहला है तैयारी। पहला क्या है इसके अंदर, तैयारी। इसमें परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से हल करने के लिए एक समस्या के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और व्यक्तिगत अनुभवों को याद करना और सभी संभावित दिशाओं में जांच करना शामिल है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं, अगर मैंने ये बनाया होगा, ये कलर लूंगा तो क्या बनेगा। तो ये क्या है, फिर आपकी क्या कर रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है उद्भवन। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बेसुध हो जाता है और समस्या को दर्शाता है। इस चरण में व्यक्ति अप्रासंगिक जानकारी या असफल प्रयासों को भूल जाते हैं और कार्य को प्रभावी ढंग से करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, प्रदीपन। ये वह चरण है जब व्यक्ति सबसे अधिक सक्रिय और सचेत रहता है। यह इस चरण में है कि समस्या का एक अंतर्दृष्टि अचानक अनुभव होता है, यानी कि अचानक से उभर के आता है कि हाँ भाई ये वाला चीजें हो सकती है समस्या के साथ, ये हम लोग कर सकते हैं। यानी कि ये जब पेंटिंग बना रहा है तो पेंटर एकदम सोचता है कि हाँ ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो सकता है। तो ये तो मैंने पेंटिंग का जो है एक एग्जाम्पल दिया है, तो ये तो हम लोग सबके लिए लगाएंगे। और एक नया विचार या समाधान निकलता है, सत्यापन, क्रिएटिव थिंकिंग का। और क्या है नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, सत्यापन। हाँ, सत्यापित कर दिया उसने, जिस भी समस्या के समाधान के लिए वो सोच रहा था, क्रिएटिव थॉट रख रहा था, तो वो लास्ट स्टेप क्या हुआ, सत्यापन। इस चरण में नए संबंधों को जोड़कर या घटाकर या बनाकर पिछले चरण में पहुंचे समाधान में संशोधन शामिल हो सकते हैं। प्राप्त अंतिम समाधान वास्तविकता में परीक्षण किया गया है। यदि समस्या पर समाधान लागू नहीं होता
है तो पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाता है। ये है आपके पास क्रिएटिव थिंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताया और आंसर मैंने इसका दिया।